जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और पार्ट दूसरा लेक्चर होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने परिचय कंप्लीट कर लिया था कि किसके सामंत थे, किस जाति के थे, कौन कौन से शासक हुए थे, वो किस जाति के थे, वो कैसे भारतीय राजनीतिक अस्तित्व में गुप्त वंश का उदय हुआ, उसके बारे में एक शॉर्ट परिचय। संस्थापक कौन है, राजधानी कौन है, भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित था, कैसे उनका उत्थान हुआ, किसके सामंत थे, कहाँ कहाँ उनका क्षेत्र था, इत्यादि एक इंट्रोडक्शन एक छोटा वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1। क्लियर। अब है पार्ट 2। अब हम इसमें देखेंगे राजनीतिक विस्तार में कि अब हर एक शासक के बारे में, हर एक शासक श्रीगुप्त से लेकर और अंतिम तक विष्णुगुप्त के तक के हम सभी शासकों के कार्यों के प्रणाली के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने समय सारणी में क्या क्या काम किया और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने कहा है कि गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एशियंट में पूछेगा, तो यहीं से पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जाना कि पहला जो शासक थे वो थे श्रीगुप्त। पहला शासक थे कौन? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के थे, हमने जाना। और कुषाणों के थे और ये सामंत रूप में थे, ये अपने आप को उतना स्वतंत्र नहीं किए थे, ये छोटे से क्षेत्र, भारत के छोटे क्षेत्रों में शासन करते आ रहे थे। श्रीगुप्त उसी प्रकार घटोत्कच ने भी क्या किया, वैसा ही किया। उसके बाद कुषाण जो थे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और ये अपने आप को चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने अपने साम्राज्य को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया और अधिक क्षेत्रों में क्या किया, इन्होंने विस्तार किया। इसी प्रकार इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पूछ देगा कि हमने जाना कि वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आए समुद्रगुप्त आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने कब्जा किया। उत्तर भारत के 9 क्षेत्रों को उन्होंने जीता और दक्षिण भारत के 12 क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जे में किए। इसलिए इन्हें कई विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। उसके बाद समुद्रगुप्त संगीत में भी रुचि थी, कई उन्होंने और अन्य काम भी किए थे और वो विष्णु के उपासक थे। इसका ये मतलब नहीं कि अन्य धर्मों को नीच समझते थे, वो सभी धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। उसके बाद समुद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के युग में कला व साहित्य के युग में कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। उनके समय में गुप्त साम्राज्य थी बहुत चरम पर थी और उन्हें कई संवत, एक गुप्त संवत उन्होंने जारी किया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय तक हमने क्लियर किया है। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त आए हैं, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। उसके बाद आते हैं उसके बाद क्या जाते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं और उसके बाद कई छोटे छोटे शासक होते हैं। जिस प्रकार क्या होते हैं, शासक कमजोर होते चले जाते हैं और अंतिम शासक होती है विष्णुगुप्त। तो चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं। तो पहला जो है श्रीगुप्त है। पूछेगा पहला कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। इनकी उपाधि तो महाराज, क्योंकि महाराजा जो उपाधि होती थी, किसको होती थी, सामंतों को दी जाने वाली उपाधि होती थी। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। महाराजा की उपाधि और किसके समकालीन, किसके सामंत थे, तो वो थे कुषाणों के सामंत थे। तो इस प्रकार हमने जान लिया। उसी पर घटोत्कच आए, इसने भी उनका ही छोटा विस्तार करते, इन्होंने कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। तो बस वही कि उन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण किया, बस इतना ही। इसके बाद आती हैं कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी टाइम डेट भी याद कर सकते हैं, 240 से 280 एडी, मतलब क्या, ईस्वी। उसके बाद 280 से 320 ईस्वी तक घटोत्कच हुए हैं और 320 में कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हमने बताया कि इन्होंने क्या कर दी, अपने साम्राज्य को पूर्णतः स्वतंत्र कर दी। इन्हें वास्तविक शासक कहा जाता है और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्वीकार कराई। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने उपाधि से भी लगता है, इन्होंने उपाधि लिया महाराजा धीराज की। इन्होंने उपाधि लिया, किस चीज़ का उपाधि लिया, महाराजा धीराज की उपाधि ली। आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर। उसके बाद इन्होंने अब शासक बने, उन्होंने एक संवत चलाया, कैलेंडर उन्होंने चलाया, जिसका नाम दिया गया क्या, गुप्त संवत नाम दिया। क्या नाम दिया गया, गुप्त संवत। इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया अपने शासन काल में। क्लियर। उसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के
चलवाए। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात ये होती है, पूछ देगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानियों ने, क्लियर। लेकिन पूछ देगा कि गुप्त शासकों में सबसे पहले किसने चलाया है, तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद उन्होंने सिक्के चलाए इन्होंने, इस प्रकार इन्होंने साम्राज्य को बनाए रखा। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वीवीआई शासक हुए हैं, वो है समुद्रगुप्त। उसकी कालक्रम 335 से लेकर 380 ईस्वी तक, क्लियर। इन्होंने आए और उन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों को इन्होंने बहुत तरह विस्तार किए। अब भारत की लगभग सीमावर्ती, भारत अगर मान लेते हैं, देखिए भारत के मानिए तो उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इन्होंने जीता। एकदम माने कि पूरे भारत के सबसे इन्होंने साम्राज्य भारत के स्थापना किया और सबसे अधिक इन्होंने विस्तार किया। इसलिए इन्हें विसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत तरह से पूछा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्लियर। तो इस विसेंट स्मिथ किसने कहा है, विसेंट स्मिथ ने कहा है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्लियर। इन्होंने बहुत सारे उपाधि धारण की है, इन्हें परम भागवत, विक्रमांक, इन्हें अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, परम भागवत इत्यादि की उपाधियों से इन्हें जाना जाता है, क्लियर। इन्हें परम महाराजा, इन्हें परम भागवत, विक्रमांक, कविराज, परम भागवत इत्यादि बड़ी बड़ी उपाधियों से इन्हें सुशोभित किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें कविराज की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि इन्हें शासक के साथ साथ इन्हें बहुत संगीत में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि इन्हें कई सारे सिक्के मिले हैं जिन पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र हमें मिले हैं सिक्के से। तो इस प्रकार इन्हें कविराज भी कहा गया है, क्योंकि इन्हें संगीत से बहुत प्रेमी था, क्लियर, प्रेमी थे। उसके बाद ये उपासक, देखिए तो उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। इस समय वैष्णव धर्म प्रचलन पर थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु के उपासक थे तो अन्य धर्मों को मान्यता नहीं देते थे। अन्य धर्मों को मान्यता धार्मिक रूप से सही शासक थे, क्लियर। तो उपासक किसके थे, विष्णु के थे। विष्णु वैष्णव धर्म जानते हैं कि प्रचलन में आ गई थी, तो इतना बात आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए इनके दरबारी कवि था, इनके जो दरबारे का जो कवि होता है उनका दरबारी कवि था, क्या होता है, कौन था, हरिसेन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि है, हरिसेन किसके समकालीन है, हरिसेन किस वंश के समकालीन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आया है और इसमें आपने जुड़ेगा कि हरिसेन किसके समकालीन है, तो हरिसेन किसके, तो है समुद्रगुप्त, क्लियर। हरिसेन किसके दरबारी कवि है, तो है समुद्रगुप्त। उसके बाद इन्होंने एक इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की इन्होंने क्या किया है, रचना किया है। इसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है, तो वह है हरिसेन। तो हरिसेन जान गए कि दरबारी कवि था किसका, समुद्रगुप्त का। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाए गए चित्र इनको मिला है। इस हमने बताया कि इन्हें समुद्रगुप्त को क्या संगीत में रुचि थी और इन्होंने बीना बजाते हुए सिक्के पर हमें बहुत सारे सिक्के पर हमें बीना बजाते हुए मिला है। इन्हें कविराज की भी संज्ञा कही जाती है, क्लियर। इन्होंने विजय अभियान, तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों ने विजय अभियान किया और सबसे अधिक विस्तार इन्हीं के समय में हुआ है। इन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को क्या किया, हराया। और इन्होंने भारत के लंबे अस्तित्व पर इन्होंने क्या किया, राज किया। और बहुत सारे अधिकतम विस्तार किसके, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्लियर। नेपाल से लेकर देखिए यहाँ पश्चिमी पंजाब से लेकर दक्षिण से लेकर पूर्व तक एरिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा और एक तटस्थ बनाया, एक मजबूत इन्होंने साम्राज्य बनाया।
हालांकि इनके बहुत सारे सामंत थे, इन्होंने बहुत सारे, क्योंकि दक्षिण में प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख पाए, क्योंकि बहुत सारे दूर क्षेत्र होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत सारे बसाए, वो इनको लगान देते थे और दरबार में शामिल होते थे। क्लियर। और इस प्रकार हमने देखा था कि जब क्या हो गई थी, धीरे धीरे भूमि देने की प्रथा तो आ गई थी, लगान देने की, तो यहाँ से जो अन्य जो क्षेत्र दूरवर्ती जो क्षेत्र थे वहाँ से इनको लगान आता था और वहाँ के दरबार में आते थे। इस प्रकार जा सकता है कि इनकी श्रेष्ठता को वो सब स्वीकार करता था, इनके कंट्रोल में रहते थे और इस प्रकार लगान देते थे, क्योंकि इतनी प्रत्यक्ष शासन चलाना हर बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़े क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन चलाना क्या है, बस की बात नहीं है। क्योंकि उस समय देखते न तो इतनी साइंस थी, न इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, न कोई संचार व्यवस्था इतनी बड़ी व्यवस्था थी, तो शासन चलाना कोई आम बात नहीं है। तो इनको लगान मिलता, टैक्स मिलता था और इस प्रकार ये शासन कहा जाती थी। गुप्त साम्राज्य के वहाँ क्या पाटलिपुत्र इत्यादि क्षेत्रों में क्या कर शासन करते थे, हमने समझ लिया। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इससे भी समुद्रगुप्त से क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अब आते हैं, इसके बाद शासक हुए हैं, वो हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए आप याद कैसे कीजिएगा, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य साम्राज्य का है, मौर्य वंश का है, और चंद्रगुप्त दो है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त ये है, चंद्रगुप्त के द्वितीय, चंद्रगुप्त तब समुद्रगुप्त बेटा है और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने नहीं। इन्होंने भी बहुत सारे उपाधियां लिया, जिस पर देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, सकारी इन्हें कहा गया है। इन्हें देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, सकारी कहा गया। इन्हें बहुत सारे उपाधि इन्होंने भी धारण किया है। उपाधि से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इन्होंने एक बार बात की, उन्होंने शकों को इन्होंने पराजित किया है, क्योंकि शक जानते हैं कि शक तो बहुत सारे कुछ क्षेत्रों में थे, उन्होंने कुछ क्षेत्रों में पहला शासन करते थे। उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो बचा कुचा था, जो शक बचा हुआ था, कहीं कहीं छोटे छोटे राज्य बचे थे, उन सबको क्या कर लिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में इन्होंने ले लिया। इन्होंने किसको हराया, इन्होंने शकों को पराजित किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सकारी कहा जाता है। शक को हराया इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सकारी कहा जाता है। ऐसा भी आप याद कर लीजिए, शक को हराया तो क्या, शक को हराया सकारी। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया, शक को हराया, इसलिए इन्हें इन्हें सकारी इनकी उपाधि इनको दी गई। और इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्हें क्या दिया गया था, विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्हें दिया गया था। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। क्या चीज़ के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। तो बहुत एक बार क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा हुआ है कि चांदी के किसने शकों को पराजित कर उसके उपलक्ष्य में चांदी सिक्के, कौन से सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद इनके साम्राज्य में क्या थे, जो साम्राज्य था वो क्या थे, चरम पर थी। इनके शासनकाल में साम्राज्य अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। क्योंकि बहुत सारे भाग क्षेत्र पर कब्जा हो गए, पूरा कंट्रोल थी, कला साहित्य हर चीज में विस्तार हो रहे थे। इन्होंने भी एक संवत चलाया जिसका नाम है विक्रम संवत। याद रखिएगा कि एक है, देखिए गुप्त संवत किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, और विक्रम संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके शासनकाल में एक विदेशी यात्री आए हैं, फयान। हम जानते हैं कि ह्वेनसांग फयान दो चीनी यात्री है जिन्होंने भारत आए थे, इनके बारे में आप अवगत होंगे। तो फयान पहले आया था, किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग आएगा, जो जब गुप्त का जो विघटन हो जाएगा तो हर्षवर्धन आएंगे, तो उसमें ह्वेनसांग आएंगे। तो ये बात पहले भी याद रखिए कि भारत कौन पहले आया, कौन से विदेशी पहले भारत आया, कि मेगास्थनीज दे देगा, ह्वेनसांग दे देगा, फयान दे देगा, कोई और कोई एक बिलिनी या कुछ दे देगा, तो इसे मिलान करने के लिए भी आपको दे देगा। तो आप याद रखिए कि पहले कौन मौर्य है, पहले मेगास्थनीज आया है, उसके बाद फयान है चंद्रगुप्त द्वितीय में, फिर हर्षवर्धन में आया है कौन, ह्वेनसांग। तो इस प्रकार क्या होगा, सीरियल बाई भी याद रखिएगा कि कौन विदेशी पहले आए, कौन बाद में आए। ठीक, इनके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। कला संस्कृति, कला व साहित्य की दृष्टि से युग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर। और इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान रहते थे जो सभा को, दरबार को सुशोभित करते थे। क्लियर। जिस प्रकार हमने शंकु,
अमर सिंह, बहारमिहार, धन्वंतरी इत्यादि 9 जो रत्न थे इनके दरबार में रहते थे, जो सभा को सुशोभित करते थे। बहुत सारे विद्वान रहते थे जिन्होंने सभा को सुशोभित करते थे और साम्राज्य को अपने अंतिम चरम पर ले जाने की कोशिश करते थे। हमेशा अपने क्षेत्रों में हर क्षेत्रों से बलिदान देने का काम करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा किसको, इस प्रकार हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब है हमने देखा कि संस्थापक श्रीगुप्त किया, उसके बाद घटोत्कच आया, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद एक शासक आया है उसका नाम है स्कंदगुप्त। क्या है? कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, और बाकी अब धीरे धीरे क्या होंगे, साम्राज्य क्या होगा, धीरे धीरे अस्थिर स्थिति में चली जाएगी और धीरे धीरे साम्राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि इनके सामंत लोग मौजूद हो जाएंगे और केंद्र धीरे धीरे कमजोर होगी, क्योंकि एक आक्रमण उस समय बहुत रही थी, हुनों का आक्रमण हो रही थी। स्कंदगुप्त जो थे हुनों को कई बार युद्ध में हराए भी थे, लेकिन लगातार हुनों के आक्रमण के कारण गुप्त जो साम्राज्य थी धीरे धीरे कमजोर होने की स्थिति में आ गई थी और छोटे छोटे सामंत क्या हुए थे, अपने सिर उठाने लगे थे। तो उसके बाद कुमारगुप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के बारे में भी बहुत सारे उन्होंने काम कार्य किए हैं और गुप्त काल के जितना ज़्यादा हम सिक्के देखते हैं वो कुमारगुप्त के ही शासन में चलाए गए थे, जिसमें कुमारगुप्त के एक सिक्के पर मयूर का भी चित्र हमें देखने को मिलता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि कौन ऐसे गुप्त शासक के सिक्के पर मोर का, पीकॉक का चित्र हमें देखने को मिलता है, तो वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का एक सबसे प्राचीन हमारा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने ही उनके ही समय में हुई थी, पूरी राजकोष के कारण, राजकोष से ही हुई थी। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में, स्कंदगुप्त जब आते शासन में तो उसके बाद क्या हो जाता है कि कई सारे आक्रमण धीरे धीरे होने लगते हैं और उसमें प्रमुख हुन थे। हुन का बहुत ज़्यादा आक्रमण भारत की तरफ होने लगी, जिसमें एक बार हुने बार बार स्कंदगुप्त से हराते रहा, लेकिन वो तो क्या थे, वो तो जनजातीय एरिया थे, तो आते थे युद्ध का, हार जाता था फिर भाग जाता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे स्कंदगुप्त का आक्रमण भारत पर होने लगा, गुप्त पर होने लगा, जिस प्रकार गुप्त धीरे धीरे कमजोर हो गई। और एक और भी इसके और भी कारण हो सकते हैं कि इसके बाद जो आने वाले जो शासक थे वो भी उतने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, जिस प्रकार भी साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोरी को देखने मिलता है। उसके बाद आते हैं अंत तक शासन जो हुआ है विष्णुगुप्त के समय में, क्या हो गया, साम्राज्य का विघटन हो गया है। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक विस्तार के बारे में हमने बात की। एक बार हम देख लेते हैं, सुना होगा, एक तो देख लेते हैं ये जो कुमारगुप्त है इसका टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं, तो वो है 415 से लेकर 415 से लेकर 455 ईस्वी, 455 ईस्वी, जिसमें हमने कुमारगुप्त के बारे में बात किया कि कुमारगुप्त काल में सर्वाधिक जो सिक्के हमें दिखाई देते हैं वो किसके हैं, कुमारगुप्त के हैं। किसके हैं, कौन ऐसे गुप्त वंश के किस शासक के समय सर्वाधिक सिक्के ढाले गए थे, तो वो है कुमारगुप्त के समय में। कुमारगुप्त में एक और काम हुई थी, वो जो हुई थी वो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, जो जानते हैं कि प्राचीन भारत की क्या है, हमारी बिहार का भारत का धरोहर है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने करवाया था। और इसकी एक पुस्तकालय है, इसके पुस्तकालय का बड़ा उसका नाम था धर्मगंज। इसका एक पुस्तकालय है जिसका नाम था धर्मगंज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, वो था धर्मगंज। इनके एक सिक्के पर मयूर पीकॉक का ही चित्र इस पर मिला है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद देखते हैं इसको, इन्होंने और ज़्यादा काम नहीं किया, नालंदा विश्वविद्यालय ये VVI है और इससे बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इनके शासन रहा है। इनके समय में किसका आक्रमण हुआ, इनके समय में हुनों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, हुनों का आक्रमण हुआ। हालांकि इन्होंने हुनों को एक बार पराजित कर दिया, लेकिन बार बार आक्रमण होते रहता, जब हार जाता था तो भाग जाता था। इस प्रकार साम्राज्य को जानते हैं कि युद्ध में दोनों का नुकसान होता है। ऐसा नहीं युद्ध में कोई भगाऊ है, कोई आए आपसे लड़ा और भाग गया तो भाई आप उससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आपको भी क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा कि जीतने वालों को भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। उसी प्रकार क्या होता है कि युद्ध में जीतने वालों को भी ये नहीं फायदा नहीं, उसको भी नुकसान होता है। और बार बार हुनों का आक्रमण होते रहा, हुनों को इन्होंने पराजित किया, लेकिन बार बार हुनों का पराजित होते कारण साम्राज्य को विघटन का एक कारण तो हम उसको हुनों के आक्रमण को हम मान सकते हैं समाज के विघटन के लिए। दूसरी बात यह है कि इसकी उपाधि, इन्होंने उपाधि लिया है, इन्होंने उपाधि क्रमादित्य
कर्मादित्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया है। उसके बाद इन्हें देवराय की उपाधि से भी सुशोभित किया जाता है, इनको देवराय भी इन्हें कहा जाता है। इत्यादि इन्होंने उपाधियां ली है, कर्मादित्य और देवराय, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एक अभिलेख है एरन अभिलेख, यहीं से सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और हर एग्जाम में तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, VVI बहुत बड़ा VVI क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। तो एरन अभिलेख किस काल से संबंधित है, तो है गुप्त काल में पहली बार। अब उसके बाद देखते हैं अंतिम जो शासक हुए हैं विष्णुगुप्त हुए हैं, और धीरे धीरे क्या हो गए विष्णुगुप्त, और उसके बाद साम्राज्य क्या हो गई विघटन हो गई, और इसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम नाम देंगे गुप्तोत्तर काल। के बाद बहुत सारे जो क्या हो जाएंगे भारत में क्षेत्रीय राजा स्थापित होंगे, जिसमें उत्तर भारत में हर्षवर्धन, फिर दक्षिण में जानेंगे चोर छेल पांडे इत्यादि नए राजाओं का फिर से क्या हुआ उद्भव होगा। और फिर दक्षिण में होगा, उसको कहेंगे दक्षिण भारत का द्वितीय नगरीकरण हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, गुप्त का विघटन होगा। आखिर गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो इसके बारे में भी क्या है विभिन्न विचारकों का मत है। इनमें कहते हैं कि हुनों के आक्रमण के कारण हुआ है, किसी का अयोग्य शासक के कारण, कोई अन्य नीति भी कहते हैं। तो इस प्रकार धीरे बहुत सारे विचारक कहते हैं, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार हुनों के आक्रमण के कारण, अयोग्य शासक इत्यादि के कारण क्या हो गया, साम्राज्य का विघटन हो गया। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक विस्तार के में देखा कि श्रीगुप्त घटोत्कच इन्होंने सामंतक के रूप में, कुषाणों के रूप में आए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी स्वतंत्र राजा कर दिए, स्वतंत्र घोषित अपने आप को कर दिए। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद कुमारगुप्त आए, उसके बाद स्कंदगुप्त आए, और स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे अयोग्य शासक है। इस प्रकार क्या हो गया, साम्राज्य का विघटन हो गया। तो गुप्त जो काल है कोई कम समय 1-2 साल 2 साल 10 साल नहीं चला है, ये कम से कम बहुत सारे सदी तक चली है। तो इसको तो महत्वपूर्ण है, और भारतीय इतिहास के ने स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक विस्तार के बारे में, हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने बात किया। अब देखते हैं गुप्त शासन के प्रशासन के बारे में देखेंगे, समाज के बारे में देखेंगे, धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे, कला साहित्य के बारे में देखेंगे, आखिर इन्हें क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्लियर। अब आगे इनकी कमियों को देखेंगे। अब देखिए प्रशासन, देखिए अब देख ले एक टॉपिक है वो है प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन। हम जानते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासन ये मौर्य साम्राज्य ऐसे केंद्र की शासन प्रणाली नहीं थी। जिस प्रकार मैंने मौर्य में देखा था कि ऊपर किंग था, फिर 5 राज्य थे, नगर थे, ग्राम थे, और जिस प्रकार सीरियल बाय नंबर कहा जाता है कि हम केंद्रिक के शासन कहा जाता है मौर्य साम्राज्य को, ये गुप्त शासक मौर्य शासन के समान केंद्रीकृत नहीं थे, ये संघनात्मक थे। ये क्या, संघीय व्यवस्था पर ये शासन आधारित थे। ये किस व्यवस्था पर आधारित थे, संघीय व्यवस्था पर, और संघीय व्यवस्था पर आधारित थे। और इस प्रकार क्या थी, शासन व्यवस्था थी। ऊपर क्या थे, ऊपर जो थे, ऊपर अगर मान लेते हैं तो ऊपर को राजा मजबूत होते थे। कौन होते थे, ऊपर राजा होते थे, और नीचे अन्य जो राज होते थे उनके बाद उसको क्या बांटा जाता था, एक साम्राज्य था, एक ऊपर क्या था, एक साम्राज्य था, और साम्राज्य गुप्त वंश, और गुप्त साम्राज्य के ऊपर क्या थे, एक राजा थे। राजा का उनका शासन था, उसका प्रमुख कौन था, राजा था। क्या था, राजा था। उसके बाद राज था, और नीचे क्या थे, राज थे। राज्य को कहा जाता था भुक्ति कहा जाता था, राज्य को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। और फिर राज्य के नीचे क्या थे, जिला थे, जिन्हें हम उसको क्या जिले को क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विषयपति इसे कहा जाता था। और उसके बाद नीचे थे नगर थे, ग्राम थे, और ग्राम के प्रमुख को क्या जाता था, ग्रामिक कही जाती थी। अब इस प्रकार हमने देखा कि देखिए जो ग्राम है क्या है, सबसे छोटी इकाई, और ये क्या है, बड़ा। ऊपर क्या है, राजा है, और नीचे क्या है, ग्राम है। तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गया कि प्रशासन की ऊपरी जो मेन कौन थे, कि राजा के केंद्र में थी, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी, ग्रामिक। इस प्रकार पूछेगा कि ग्राम के प्रमुख को क्या कहते हैं, ग्रामिक कहते हैं। विषय के जिला, विषय मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट को क्या, विषयपति। राज्य को भुक्ति में साम्राज्य पूरा किंग और राजा पर नियंत्रण था। और कैसी व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था थी, संघनात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी, संघनात्मक थी, क्योंकि उस समय तक हमने जाना कि
सामंती व्यवस्था प्रचलन हो चुका था, धीरे धीरे प्रचलन में आ चुका था। तो इतना बड़ा क्षेत्र हमने देखा कि भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग बाहर तक भी इतना बड़ा केंद्र था, और इतना बड़ा क्षेत्र पर शासन स्थापित कर लेना कोई आम बात नहीं है। तो क्या होता था कि यहाँ पर कोई अन्य राजा इनके क्या करते थे, अधीनता स्वीकार करते थे, इनके केंद्र में रहते थे, वो दरबार में आते थे, दरबार में आकर हाजिरी लगाते थे, और इस प्रकार का तो वो लगान देते थे, चलते थे और इसके नियंत्रण में रहते थे। तो हमने इस प्रकार देखा कि अब राजा जब तक मजबूत होगा, अन्य संगठन नीचे रहेगा, लेकिन राजा अगर कमजोर हो जाता है तो अन्य संगठन अपने सिर उठाने लगेगा, और धीरे धीरे बाकी अब इसके बाद हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो भी साम्राज्य का विघटन होगा यही कारण होगा कि जैसे ही राजा कमजोर होगा कोई अन्य अपने आप को क्या कर देगा, स्वतंत्र घोषित कर देगा। क्लियर। तो इस प्रकार हमने साम्राज्य के बारे में देखी, और इसी समय हुआ था, और गुप्त काल में ही क्या आई थी, दैवीय अधिकार, राजा के दैवीय अधिकार। राजा के दैवीय अधिकार की उत्पत्ति किस साम्राज्य से, किस वंश से हुई है, तो गुप्त वंश से। गुप्त साम्राज्य में कैसी व्यवस्था थी प्रशासन की, संघीय थी। दैवीय अधिकार का शुरुआत कब हुआ, इसमें हुआ। सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्रामिक थी। क्लियर। सबसे बड़ी राजा थी, राज को क्या कहता था, भुक्ति, जिला को विषय और उसके प्रमुख को विषयपति, और इसके साथ ही बहुत सारे अधिकारी हुए हैं जिसके बारे में दिया गया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रशासन के बारे में, राजनीतिक विस्तार, गुप्त साम्राज्य क्या है, गुप्त वंश कैसे उन्नति हुई, कौन से शासक आए, उन्होंने कौन सा काम किया, कैसे विघटन हुआ, कैसे उनका प्रशासन है और उसके बाद किस सिद्धांत है, इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम जानेंगे समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, और कला व संस्कृति के बारे में जानेंगे। और एक छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें रहेगा कि कला और संस्कृति के बारे में, आखिर गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।